तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमने सामाजिक विज्ञान का 2 पार्ट कर लिया था। तो आज हम ये पार्ट 3 है और आप दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21, क्योंकि पहले वीडियो में हमने 10 करा, फिर दूसरे वीडियो में हमने 10 करा है और 20 हो गया। आज हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। तो देखिए समझिएगा, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखें। तो आज की वीडियो में भी हम 10 प्रश्न करने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इस सारे प्रश्न को कर लीजिएगा ना, तो आपका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आना ये गारंटी है। बहुत अच्छा नंबर आएगा, अच्छा तो नहीं, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। तो आप चीज़ों को आराम से देखें। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य, देखिए नदी घाटी परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना ये दोनों चीज़ समान होती है। नदी घाटी परियोजना अगर आपको पूछे कि या बहुउद्देशीय परियोजना है क्या, तो आप कहिएगा कि वैसी परियोजना जिसमें बड़े-बड़े बांधों को निर्माण करके ऊर्जा, पर्यटन स्थल एवं सिंचाई को सुविधा प्रदान किया जाता है, उसे नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। लेकिन यहाँ तो पूछा गया नदी घाटी परियोजना का क्या उद्देश्य है? भई उद्देश्य क्या है इसका? मतलब क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है? तो नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य कई प्रकार के होते हैं। जैसे बाढ़ नियंत्रण करना, मतलब बाढ़ पे नियंत्रण करना, मृदा अपरदन पर रोक लगाना, या कि मृदा न टूटे, ढहे नहीं, उस पर रोक लगाना, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति आपूर्ति कराना, विद्युत उत्पादन कराना, उद्योगों की जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन एवं परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन एवं जल कृषि इत्यादि। मतलब उनका ये उद्देश्य है कि इनको ये उद्देश्य है नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना का, किसे आगे बढ़ाए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी आसानी से और काफ़ी मज़े लेकर सीख रहे होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 में है कि जल संरक्षण के उपाय, यानी जल को संरक्षण यानी जल को बचाने के लिए आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। तो नीचे लिखा गया है, देख लीजिए। वर्षा जल संचयन की विधि को अपनाना है, यानी वर्षा के जल को संचयन करना है, यानी उसको जो है नियंत्रित करना है, यानी बचा कर रखना है। शुद्ध जल के जो दुरुपयोग है, यानी गलत उपयोग जो करते हैं हम लोग, उस पर रोकथाम लगाएँगे, यानी हम लोग जो है जल का सही से इस्तेमाल करें। और जलाशयों का निर्माण कर जल एकत्रित करेंगे, जलाशय बनाएँगे, यानी छोटी-छोटी नदियों का निर्माण करेंगे, उसमें जल एकत्रित करेंगे। और भूमिगत जल के उपयोग हेतु कानून बनाना होगा कि भूमिगत जल का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, है कि नहीं? तो काफ़ी आसान प्रश्न था ये और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23। तो 23वां प्रश्न इस प्रकार से है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं और ये क्या है? तो काफ़ी आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या आता है? कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। इसके साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, यानी पशु का पालन हुआ, यानी मछली पालन हुआ, एवं मुर्गी पालन भी आते हैं इसी के अंतर्गत, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होते हैं, यानी गाँव वाले लोगों के जीवन पर। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र इस प्रकार से है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक का क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब जहाँ उद्योग संबंधित कार्य होते हैं उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। यानी जैसे किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता है चीज़ों का, वही को कहते हैं उद्योग। इसमें खनिजों को निकाला जाता है इसमें, तथा उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर खनिज को निकालेंगे और उस खनिज से उपयोगी चीज़ें जो होंगी, जो मनुष्य के लिए उपयोगी होगा, उसे बनाएँगे। अब चलिए देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र क्षेत्र को जो है इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिससे हम सेवा देते हैं। जैसे बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ, कोई परिवहन हुआ, मतलब किसी को लाना और ले जाना, ये परिवहन हुआ। और व्यापार हुआ, नौकरी तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं। ये सारी चीज़ें, सेवा देना, किसी को सेवा देना, यानी पढ़ाना भी एक सेवा ही है। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो कि जैसे देखिए लिखा हुआ है, जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं, है ना? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24, है ना? काफ़ी आसान प्रश्न है ना? और काफ़ी खुश रहिए और याद कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। तो 24वां प्रश्न है कि किसी 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान बताएं। मतलब जहाँ तेल तेल बनता है उस 4 तेल शोधक कारखानों का नाम बताना है हमें। चलिए देखते हैं कौन-कौन स्थान है। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और बरौनी आप फेमस है ना तेल के लिए, और बिहार में है वो, आप जानते हैं। और जामनगर वो कहाँ है? गुजरात में, है ना। गुवाहाटी ये कहाँ है? वो असम में है। ये तीनों है कि 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान है, वहीं-वहीं स्थित है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 25।
तो प्रश्न संख्या 25 इस प्रकार से है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है। मतलब जल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है उसे आप लिखते हैं। पेयजल एवं घरेलू कार्य में, मतलब पीने के लिए और घरेलू काम के लिए हमारा जल संसाधन का प्रयोग करेंगे। सिंचाई करने में, जी हाँ आवश्यक है, सिंचाई करने के लिए आप करेंगे। और कारखानों में जरूरी पड़ेगा ही, जल का जरूरत होगा ही कारखानों में। जल विद्युत उत्पादन तथा परमाणु संयंत्र के जो शीतलता होती है उसमें भी क्या करना पड़ेगा, जल का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। मत्स्य पालन यानी मछली पालन और वानिकी में भी किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको, जल संसाधन का उपयोग होगा ही। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26। काफी आसान था ये। तो प्रश्न संख्या 26 है, भूकंप एवं सुनामी में 3 अंतर को लिखें। यानी अंतर लिखना है भूकंप एवं सुनामी में। तो ये प्राकृतिक आपदा से ये प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी में क्या अंतर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार बहुत बार आता है ये प्रश्न परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा के आधार पर देखते हैं। भूकंपीय कंपन का केंद्र जल स्थल खंडन पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यानी मतलब कि स्थल पर जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसे कहेंगे भूकंप, ठीक है। और जब कंपन केंद्र जल महासागरों के तली में होता है, यानी जब भूकंपीय कंपन का केंद्र जो होता है जब कहाँ होता है, महासागरों में, यानी नदियों में, बड़े बड़े नदियों में, तो उसे हम लोग क्या कह लेंगे, सुनामी कहेंगे। यानी कि स्थल पर कंपन होना भूकंप हो गया और महासागरों में कंपन होना सुनामी हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो इसमें दिया गया है कि इसका संबंध स्थल भाग से होता है। सही बात है, स्थल पर होता है तो स्थल भाग से इसका संबंध होगा। इसका संबंध जो है जल भाग से होता है, यानी महासागर वाले भाग से होता है। और तीसरा काफ़ी आसान अंतर दिया गया है कि इसका प्रभाव कहीं पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, इसका प्रभाव हमेशा जो है किनारों पर पड़ता है, मतलब महासागरों के किनारों पर पड़ेगा, है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका प्रभाव महासागरों के किनारे पर, इसका प्रभाव तो कहीं भी पड़ सकते हैं क्योंकि स्थल पर तो लोग ही रहते हैं और महासागरों के किनारे इसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि समुद्र के तट जो लोग बसे होंगे महासागरों के किनारे उनको ही नहीं प्रभाव पड़ेगा, और ये तो कहीं भी हो सकता है इसका प्रभाव। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 27। तो इसमें दिया गया है कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का क्या मतलब है, यानी क्या अर्थ है। तो देखिए, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी करें। मतलब लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी लेना, मतलब लोकतंत्र में हमें जुड़ना, उससे जुड़ना। लोकतंत्र में चुनाव, रैली, मतदान आदि जो होता है माध्यमों द्वारा जनता को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी कराती है। यानी देखते हैं आप ना, जब इलेक्शन वगैरह होता है तो कितना प्रचार प्रसार होता है, तो वही हुआ। लोकतंत्र में सत्ता में जनता के विभिन्न वर्गों में जितनी अधिक साझेदारी होती है उतनी ही मजबूत समृद्ध होते हैं। सत्ता में साझेदारी हेतु राजनीतिक जागरूकता अनिवार्य है। सही बात है। यानी आप देखे होंगे, आप कुछ नहीं तो आप पंचायत चुनाव जरूर देखे होंगे। मतलब जिस रैली में ज़्यादा भीड़ होता है, ज़्यादा क्राउड होता है, लोग उसे ही मतलब अच्छा प्रतिनिधि मानते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हो। आप समझते हैं कि हाँ, अधिक लोग उनसे जुड़े हुए हैं, यानी प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र के सत्ता में साझेदारी, यही अर्थ हुआ है इसका, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। तो 28वां प्रश्न है कि संघीय शासन की कोई 2 विशेषता, यानी इसका फीचर बताना संघीय शासन का, जिसमें शासन का संघ हो, यानी उसी को कहते हैं संघीय शासन। व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्नता जो अनुसांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाते हैं। और दूसरी विशेषता ये हुई इसकी कि संघीय व्यवस्था में दोहरी होती है, मतलब उसकी व्यवस्था जो होती है अलग अलग होती है, दोहरी होती है, मतलब जुड़ी होती है, सॉरी। एक केंद्रीय स्तर की सरकार तथा दूसरी जो होता है वो राज्य क्षेत्रीय सरकार होती है, यानी प्रांतीय क्षेत्र की सरकार होती है या फिर पर्वतीय क्षेत्र की सरकार होती है। तो यही है संघीय शासन व्यवस्था की कोई 2 विशेषता। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29। तो 29 ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दल बदलू या दल बदल कानून क्या है। देखिए, मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चले जाना, यही हुआ आपका दल बदलू कानून। विधायकों और सांसदों के जो सांसद होते हैं कि दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। मतलब कि एक जो होता है, ये पार्टी से उस पार्टी में, इस पार्टी से उस पार्टी में, देखते हैं जाते रहते हैं नेता लोग, बनाया गया है वहाँ। तो इस कानून के तहत कोई भी विधायक, देखिए लिखा हुआ ना, कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल वाले में जाना चाहते हैं तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। मतलब अगर वो चाहता है कि हम दूसरे पार्टी में चले जाए तो वो उस सीट को गंवाना पड़ेगा उसको, मतलब उस सीट को छोड़ना पड़ेगा। यह दल यही क्या कहलाएगा, हम मेरा दल बदलू कानून कहलाएगा। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीतिक में जो व्याप्त होता है, यानी व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में
उभर कर सामने आया है ना। तो सही बात है कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको सीट भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। तो 30वां प्रश्न है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव या कमजोर देखा गया, यानी कमजोरी देखा गया। सही बात है। तो चलिए हम लोग इन पहलुओं को देखते हैं। तो स्त्रियों में होने वाली कमजोरियां या भेदभाव नीचे दिया गया। देखिए, शिक्षा के क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव का परिणाम है। उनकी साक्षरता दर को आज 54% ही है सिर्फ। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जो है महिलाओं को काफ़ी कम आंका गया है, लेकिन महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अब देखिए, दूसरा अंतर है इसमें, मेजर डिफरेंस ये है कि दूसरा मतलब इसका पॉइंट है कि आज भी अधिक पैसे वाली प्रथम स्थित होते हैं प्रतिष्ठित नौकरियां में महिलाओं का अनुपात जो है बहुत कम है। यानी बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम, तो उसमें महिलाओं की साझेदारी जो है काफ़ी कम देखी गई। अर्थात रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है कि महिलाएं क्यों करेंगी ये काम, तो यहाँ ये भेदभाव देखा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच।